राधे राधे दोस्तों, ऐसा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं दी हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है जीन पियाजे ने, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जीन पियाजे का है। इसके हमने कुछ एक दो क्वेश्चंस लिए हैं, 2-3 पार्ट में बनेंगे वीडियो। तो इस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको इससे, और ये सी टेट में, यूपी टेट में और अदर स्टेट के टेट में और यूपी डीएलएड और बीएड में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं इनमें से। और सी टेट में तो हमारे कम से कम आपको 5 से लेकर के 10 नंबर के बीच में जीन पियाजे से ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने जीन पियाजे की तरफ। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। इनका जो जन्म होता है 1896 में स्विट्जरलैंड में होता है। कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में होता है 1896 में। इनकी मृत्यु होती है 1980 में जेनेवा में। शुरुआत में इनका जो इंटरेस्ट रहता है जूलॉजी में रहता है, यानी कि अपनी ज़िंदगी के शुरुआती काल में ये जूलॉजी में इंटरेस्ट रखते थे, और ये एक प्राणी मनोवैज्ञानिक भी थे। प्राणी मनोवैज्ञानिक भी थे ये। चूँकि ये स्विट्जरलैंड में रहते थे तो इसलिए इनको स्विस का मनोवैज्ञानिक या स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात है ये जो जनक कहे जाते हैं किसके? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं और बाल विकास के जनक कहे जाते हैं। यानी कि बाल विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे जी को कहा जाता है। इनकी बहुत ही अच्छी एक बुक थी जो 1923 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में पब्लिश हुई। किसकी किताब है? जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई किताब है। हालांकि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिख डाली थी, मगर ये जो सबसे फेवरेट और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला इनका जो रहा है किताब, डायरेक्ट पूछ लेता है यूपी टेट में तो कई बार देखने को मिला है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। 1923 में इनकी किताब पब्लिश हुई थी। और ये एक सक्रिय रचनावादी थे, यानी कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। और इन्होंने लगभग 60 से अधिक किताबें लिखी हैं और 100+ यानी कि 100 से अधिक लेख लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, ये पहले मनोवैज्ञानिक थे, यानी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों को समझने के अधिग्रहण की एक व्यवस्थित अध्ययन किया। अधिग्रहण का मतलब होता है अधिगम। क्या होता है? अधिगम। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, यानी बच्चे किस प्रकार सीखते हैं इसका अध्ययन करने वाले ये पहले मनोवैज्ञानिक या व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अध्ययन किया था कि बच्चे कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं। ठीक, और बात करें शिक्षण की, शिक्षण के लिए इनका एक कोटेशन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शिक्षण का अर्थ ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां संरचनाओं की खोज की जा सके। टीचिंग मीन्स क्रिएटिंग सिचुएशंस वेयर स्ट्रक्चर कैन बी डिस्कवर्ड। यानी कि शिक्षण का मतलब क्या होता है? बच्चे को एक ऐसा परिस्थिति दे दें, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट दे दें जहाँ बच्चा अपनी खोज, यानी कुछ करे, तोड़े मरोड़े, ठीक है, कुछ भी करे, ऐसी संरचना दे दें उसको कि बच्चा खुद से खोज सके। ठीक है, यानी अगर एक छोटा सा बालक है उसको एक खिलौना दे देते हैं। ठीक है, खिलौने बालक क्या लगा बजा रहता है और तोड़ता है, कभी बनाता है, तो बच्चा कभी अपने आप वो बना भी लेगा और अपने आप जोड़ भी लेगा, उसको सिखाएगा नहीं। ठीक है, और इससे बालक बहुत ही बेहतर तरीके से सीखता है। यही कहा है इन्होंने, शिक्षण का अर्थ है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां संरचनाओं की खोज की जा सके। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है इनका, जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लगता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा, ठीक है, जैसे जैसे अपने जैविक परिपक्वता मीन्स क्या होता है, उसके जो आसपास में जितने जीव आते हैं उनमें समझने की क्षमता जैसे जैसे विकसित होती है,
वैसे वैसे वह वस्तुओं के साथ में जो भी वस्तुएं उसके सामने आती हैं उसके दिमाग में एक छाप बनते जाता है कि यह घोड़ा है या कुत्ता है, इसके 4 पैर होते हैं, पक्षी के 2 पैर होते हैं। ऐसी सी चीज़ों के कॉन्सेप्ट दिमाग में उसके बनने शुरू हो जाते हैं जैसे छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे एक्टिविटी के द्वारा संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। ठीक है, संज्ञान क्या होता है? एक शब्द आया है संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है जानकारी, जानकारी। ठीक है, संज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। ठीक है, बच्चा देख करके, छू करके, सूंघ करके कि अपने सेंसेस का यूज करके जो भी चीज़ें उसके दिमाग में बैठती हैं उसी को संज्ञान कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहता है? संज्ञान कहा जाता है। यानी कि और कहा है बच्चे एक्टिविटी द्वारा, यानी बच्चे जितनी ही क्रियाकलाप करेंगे खुद से और जितने ही चीज़ें तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, जितने ही मिट्टी के खिलौने बनाएंगे, जो कुछ भी खेलेंगे खुद से, उसके संज्ञान में जारी रखते हैं वो, अब उसके जानकारी में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता। ठीक है, यहीं से आया है सक्रिय ज्ञान निर्माता, यानी कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर, बिल्डर ऑफ नॉलेज तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये बहुत बढ़िया कोटेशन है, नन्हे वैज्ञानिक। जीन पियाजे का ही कोटेशन है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हालांकि अब नहीं पूछता है मगर जानना जरूरी है कि नन्हे वैज्ञानिक। ठीक है, तो नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं खुद से करते हैं, खुद से ही क्रियाकलाप करते हैं और खुद से ही अपने संज्ञान में रख करके चीज़ों को सीखते हैं, और सीखने के बाद में जो भी उनके संसार में यानी जो भी उनका परिवेश आता है उसके आधार पे अपनी सोच को डेवलप करते हैं, यानी अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है जीन पियाजे की, जीन पियाजे जो हैं, जीन पियाजे ने अपने घर के बगल के बच्चों यानी पड़ोसियों के बच्चों पे इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, कहाँ किस पे प्रयोग किया था? अपने पड़ोसियों के बच्चों पे प्रयोग किया था। ठीक है, जिसके कारण इनके जो पड़ोसी है इनसे जलन की भावना रखते थे। तो बता दिया, याद आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार या टाइप में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। इस पॉइंट का ये मतलब है एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे को ले लीजिए आप, एक छोटे बच्चे को ले लीजिए आप, एक कोई बड़े आदमी को ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए, इसका जो दिमाग होता है और इस बड़े आदमी का जो दिमाग होता है, ठीक है, इन दोनों की क्वालिटी ऑफ माइंड में डिफरेंस होगा। यानी बच्चा किस प्रकार सोच रहा है और वो एक बड़ा आदमी किस प्रकार सोच रहा है, इसमें डिफरेंस होगा, ना कि उसके क्वांटिटी में। दिमाग तो जितना इसके पास है एक बड़े आदमी के पास, उतना ही दिमाग क्वांटिटी में इस छोटे बच्चे के पास में है। बस डिफरेंस क्या होता है, ये बच्चा वहाँ तक उस स्थिति के बारे में, उस परिपक्वता के आधार पे उतनी दूर तक जाके अपनी सोच को नहीं दर्शा पाता है, क्योंकि इसको चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। और एक बड़ा आदमी भी घूम फिरा करके लगभग उतना ही क्वालिटी होती है जितना इस बच्चे की होती है। यानी कि बच्चे के माइंड की जो क्वालिटी होती है और एक बेस्ट यानी कि मैच्योर पर्सन की जो माइंड की क्वालिटी हो, दोनों की सेम होती है, सॉरी दोनों की अलग होती है, और बाकी क्वांटिटी दोनों की सेम रहती है। ठीक है, क्वांटिटी दोनों की सेम, जितना दिमाग इस बच्चे के पास में है क्वांटिटी के रूप में, उतना ही दिमाग इस बूढ़े वृद्ध या वयस्क के दिमाग में है। ठीक है, और जब बल्कि अलग क्या है, अलग ये है कि ये किस प्रकार सोचता है और ये किस प्रकार सोचता है, यानी कि क्वालिटी में दोनों के डिफरेंस है, ना कि क्वांटिटी में डिफरेंस है। ठीक है, और जीन पियाजे ने इसके 3 प्रमुख बताए हैं, पियाजे ने बताया कि मनोवैज्ञानिकों ने मानव के 3 प्रमुख पक्ष बताए हैं। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने 3 पक्ष बताए हैं। पहला है जैविक परिपक्वता, यानी कि अब उसके परिवेश में जितने भी जीव आएंगे उनकी परिपक्वता। मौलिक पर्यावरण के साथ अनुभव, यानी कि जो उसके परिवेश में जो भी आएगा उसका एक्सपीरियंस क्या है। सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुभव, और उसके पड़ोस में लोगों द्वारा किस प्रकार की परिवेश मिल रही है उसका अनुभव। ठीक है, इन्हीं तीनों के प्रमुख पक्ष बताए हैं जीन पियाजे ने। ठीक है, अब जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, मेन वर्ड हैं, कुछ उनके कुछ 2-4 शब्द हैं जिनको बहुत जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है बहुत ही अच्छे रूप से। क्या है? पहला है संतुलन। ठीक है, संतुलन क्या होता है?
इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। आत्मसातकरण और समायोजन सारी चीज़ें अभी बताते हैं आपको, बस अभी आप खाली देखते रहें। क्या हमने नोट्स बनाया, बहुत ही मेहनत से इस नोट्स को ढूंढाया है, 2 दिन लगे हैं पूरे नोट्स में। आशा है आप सभी को ऐसे नोट्स कहीं और ना मिलें, और मिलेंगी, मेरे को ढूंढ ढूंढ करके खोज खोज के बनाया है ये नोट्स। विकास के लिए संतुलन एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि संतुलन ही जैविक परिपक्वता, जो भी अब 3 पक्ष ऊपर बताए थे हमने, ये जैविक परिपक्वता, मौलिक पर्यावरण के साथ अनुभव, सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुभव, इन्हीं तीनों चीज़ों के साथ समायोजन या सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया संतुलन कहलाती है। अगर बच्चा इन तीनों के साथ अपना समायोजन नहीं कर पा रहा है तो वह संतुलन नहीं बना पाएगा, और संतुलन नहीं बना पाएगा तो उसका विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो उसकी स्कीमा का निर्माण भी नहीं होगा, और नए स्कीमा का निर्माण नहीं होगा तो बच्चा डेवलप ही नहीं करेगा। सारी चीज़ें के बताई जाएंगी कि क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो हाँ, क्योंकि संतुलन ही जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करता है, वही है यानी संबंध स्थापित करता है। इसके अभाव में किसी भी प्राणी का विकास संभव नहीं है। अगर बच्चा संतुलन नहीं कर पा रहा है या कोई भी प्राणी समय संतुलन नहीं कर पा रहा है तो उसका विकास हो ही नहीं पाएगा। पियाजे ने संतुलीकरण को स्वचालित यानी खुद से आरोही प्रक्रिया का, यानी खुद से जैसे जैसे बच्चा सीखेगा खुद से वैसे वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, वो ये स्वचालित आरोही प्रक्रिया। आरोही प्रक्रिया मतलब आगे की तरफ बढ़ना, ठीक, जो व्यक्ति के विकास को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाती रहती है, ठीक। यह संतुलीकरण प्रक्रिया को ही पियाजे ने स्कीमा कहा है। स्कीमा को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, क्या होता है स्कीमा क्या नहीं होता है। और इस संतुलन के 2 तत्व हैं, यानी कि 2 इसके चरण होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक अनुकूलन होता है और एक संगठन होता है, ठीक है, यानी एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, डिटेल में। हाँ, आ गया हमारा चार्ट, ठीक है। ये चार्ट रहा। हम चलते हैं, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक, जिससे आप लोगों को बहुत ही बेहतर रूप में समझ में आ जाए। और आशा है आप सभी को ये जो इनमें आपके कन्फ्यूजन रहते हैं, आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, इतनी गारंटी है हमारी, ठीक है। आत्मसातकरण क्या होता है, ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा होता है, लगभग 1.5 से 2 साल का बच्चा है, ठीक। आप अनुभव करिए, आपके घर में, आपके परिवेश में एक 1.5 से 2 साल का बच्चा है। आप सोचिए अपने दिमाग में कि बच्चा है, आप उस बच्चे का फिगर अपने दिमाग में बैठ बना लीजिए, उसके बाद फिर समझिए, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा है आपके सामने, बच्चे को पता नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं, यानी 1.5 से 2 साल का लगभग बच्चा है जिसको अपने दिमाग में बैठा लिए हैं, ठीक। अब अगर उस बच्चे ने एक दिन क्या देख लिया, कौवा देख लिया, क्या देखा, कौवा देखा, उसको ये नहीं पता है बच्चे को कौवा क्या है, ठीक है। तो आपने उस बच्चे को बताया कि देखो बाबू ये कौवा है, ठीक है, इसका रंग काला होता है, और ये बड़ी पक्षी होती है जिसके 2 पंख होते हैं और ये आकाश में उड़ता है, ठीक है, और एक इसकी लंबी सी चोंच होती है, ठीक। तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ जा करके बैठ गई कि ये कौवा है। कौवा कैसा है, काला है, पंख होते हैं, हवा में उड़ता है और काँव काँव बोलता है, ठीक। ये सब क्वालिटी कौवा अगर है तो ऐसा चीज़ है तो कौवा हो गया। ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में बैठ गई, यानी कि बच्चा उसका आत्मसातकरण कर लिया, ठीक है, बच्चा उसका। और इस अब जब ये दिमाग में बैठ गई तो उसी को आत्मसातकरण बोलते हैं, ठीक। अब जैसे ही दिमाग में बैठी, ठीक है, इस दिमाग में बैठने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। इस बच्चे को आपने बताया कौवा है, ये किस प्रकार है, इसकी सारी विशेषताएं बता दिए, और वो जहाँ पे बैठी या जिस प्रक्रिया के रूप में बैठी उसको बोलते हैं स्कीमा। यानी एक स्कीमा बच्चे के दिमाग में बैठ गई कि बच्चा कौवा पहचानेगा कैसे, ठीक। उसके अगले दिन बच्चा देखता है एक कबूतर, यानी कि वो छोटा बच्चा जो आपने अभी अपने सामने उदाहरण में लिया था, वही बच्चा अगले दिन क्या देखता है, कबूतर देखता है, ठीक। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कबूतर, ये किसको कबूतर कहते हैं, वो उसको भी देख करके कौवा बोलता है, ठीक है। अब जब आप उसके सामने जाएंगे और देखेंगे कबूतर को कौवा बोल रहा है तो आप उसको कहेंगे नहीं बाबू ये कबूतर है, इसका नाम कबूतर होता है, और वो कौवा था, काला था, ये काला नहीं है, ठीक है। इसकी आवाज़ दूसरी तरह होती है, उसका आवाज़ काँव काँव की तरह होती है। ऐसे कुछ चीज़ें बताएंगे तो उसके दिमाग में ये कौवे की जगह पे
फिर एक नई स्कीमा डेवलप होगी, यानी कि नई एक प्रक्रिया डेवलप होगी जिसकी विशेषता के आधार पर बच्चा जानने लगा कि वो कबूतर है और ये कौवा है। ठीक है, यानी कि एक नई स्कीमा का निर्माण होगा जिसको समायोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जिसको बोलते हैं समायोजन। और इन दोनों के साथ में तालमेल बैठा करके सामंजस्य स्थापित जब कर लेता है तो उसको अनुकूलन बोलते हैं यार। ठीक है, यानी कि ये कौवा है और ये कबूतर है, इन दोनों के साथ तालमेल करके एक पुराने स्कीमा में अपनी एक नई जानकारी को जोड़ करके उसने आत्मसातकरण करा और एक नई स्कीमा को डेवलप करके उसने समायोजन किया या उसी में समायोजन किया। ठीक, समायोजन की प्रक्रिया एक नई स्कीमा के दौरान भी होती है और जो पहले से की स्कीमा रहती है उसमें भी एक समायोजन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इन दोनों के साथ तालमेल करना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, और इन दोनों के साथ में तालमेल करना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। और इन्हीं तीनों का पुनर्व्यवस्थित क्रम व्यवस्थीय अध्ययन, यानी कि पुनर्व्यवस्थित करके यानी फिर से डेवलप करके नई नई चीज़ों का फिर से अनुकूलन किया बच्चा, फिर से कुछ चीज़ देखा बच्चा, फिर से कोई चीज़ सीखा बच्चा और उसका आत्मसातकरण किया, समायोजन किया और उसके साथ तालमेल बैठा के अनुकूलन किया बच्चा, बार बार चीज़ें यही सब पुनर्गठित करता है, उसको हम संगठन कहते हैं। ठीक है, संगठन करते हैं और इन सारे प्रोसेस को मिला करके हमारा संतुलन बनता है, यानी कि बच्चा संतुलन कर लेता है। अब बच्चा संतुलन कर लेता है यानी कि जैविक परिपक्वता और जो हमारे मौलिक पर्यावरण हैं और जो भी हमारे परिवेश हैं उन सब के साथ बच्चे ने अपना संतुलन स्थापित कर लिया, यानी बच्चा जब सीख गया सारी चीज़ें तो ही बच्चे का विकास हुआ ना, कि कौवा है कि क्या है। ठीक है, आई होप आप सभी को इस उदाहरण से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, और एक उदाहरण ले लेते हैं आपको हम समझाने के लिए। चलिए, एक बच्चा होता है। ठीक है, फिर से एक बच्चा होता है, बच्चे को ये नहीं पता है, बच्चा है और उसके सामने एक गाय है। ठीक, बच्चे को नहीं पता है कि ये गाय है, लेकिन आपने उसको बताया कि देखो बाबू इसके 4 पैर हैं। ठीक है, एक इसके 4 पैर हैं, इसका मुंह बड़ा सा होता है, इसकी एक पूंछ होती है, तो ये गाय है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? गाय बोलेंगे। बच्चे ने उसका आत्मसात कर लिया, यानी कि एक स्कीमा बनाया और उस स्कीमे में इसको अपने ध्यान से बैठा लिया और ध्यान से जब बैठा लिया कि गाय कैसी होती है कैसी नहीं, उसी को एक स्कीमा बोलते हैं, उसको आत्मसातकरण कर लिया, यानी बच्चे को जो भी आपने अपनी जानकारी दी उसका आत्मसातकरण कर लिया। ठीक, अब अगले दिन बच्चे को एक भैंस दिखती है, एक भैंस दिखती है। अब उस बच्चे को नहीं पता है कि ये भैंस है। ठीक, उसको भी इसने गाय बोला, आप गए बोले नहीं बाबू ये काली है, गाय नहीं है। ये देखिए वो काली नहीं थी, ये यानी कि पहले एक बेसिक सा उदाहरण देंगे काले का और सफ़ेद का। ठीक, हालांकि गाय भी काली होती है मगर उसको बताने के लिए आप बोलेंगे ये देखो बेटा ये काली नहीं है, भैंस काली होती है, और भी सारी चीज़ें इसकी बताएंगे जो भी भैंस की होगी। तो वो जो बच्चा नई स्कीम अपने स्कीमा में गाय बनाया था उसी के आधार पर के नया स्कीमा जनरेट करेगा या उसी स्कीमा में अपनी इस जानकारी को, भैंस वाली जानकारी को बैठा लेगा जिसको समायोजन कहेंगे। और इन दोनों चीज़ों आत्मसातकरण और समायोजन और गाय और भैंस के साथ अपने दिमाग को अनुकूलित किया, यानी कि तालमेल करके बैठाया अपने दिमाग में, और इसी चीज़ को हम अनुकूलन बोलते हैं। और फिर अगर बच्चा किसी और चीज़ को देख लेता है, नीलगाय को देख लेता है मान लीजिए, ठीक है, फिर नई चीज़ों का, नई स्कीमा का जनरेशन करेगा और इन्हीं सब चीज़ों का एक पुनर्गठित व्यवस्थित करना संगठन कहलाता है, और इन सारी चीज़ों का के साथ तालमेल बैठाना संतुलन कहलाता है। ठीक, आई होप आप लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट तरीके से। ठीक है, फिर वही सब चीज़ें हैं जो हमने बताया है आपको। स्कीमा क्या होता है? मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनके प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है जिसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे को आपने बताया कौवा है, ठीक है, बच्चे ने जिस प्रकार अपने दिमाग में स्टोर किया उसके प्रति एक धारणा बनाया, उसी को क्या कहे हम? स्कीमा कह दिए। मानव शिशु में स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। ठीक है, यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके दिमाग में स्कीमा प्रवृत्ति जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात मिल जाती है, यानी कि उसका पैदा ही होता है इसकी एक नई स्कीमा को लेकर के, और
नई स्कीमा बनाने के लिए उसकी प्रवृत्ति होती है। ठीक, अब फिर यही उदाहरण है जैसा कि हमने आपको बताया था। एक दिन एक बालक एक पक्षी को देखता है, वह पापा से पूछता है कि यह क्या है, तो उसके पापा उसे बताते हैं कि यह एक कौवा है। बालक फिर अगले दिन एक कबूतर को देखता है और उसे कौवा कहकर बुलाता है, यानी कि एक बच्चा होता है और उसका एक पापा होता है। ठीक है, बच्चे ने एक पक्षी देखा जिसको अपने पापा से पूछा, पापा ये क्या है, तो पापा ने उसके बताया ये कौवा है। ठीक है, और उस कौवे की सारी विशेषताएं बता दी, कैसा है कैसा नहीं है, तो बच्चे के माइंड में वो चीज़ें चली गई। ठीक, जिसको फिर बाद में वह कौवा कहकर बुलाने लगता है। बालक कबूतर को कौवा इसलिए कहता है, सॉरी, अगले दिन उसने कबूतर देख लिया। ठीक है, अब उसको भी उसने कौवा बोल दिया। बालक कबूतर को कौवा इसलिए कहता है, कबूतर भी कौवा की तरह दिखता है। ठीक, हमने बताया ना, माइंड तो अभी उसके पास वही है, किसी ने बताया ही ये कौवा क्या है कबूतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, तू कबूतर को भी कौवा ही बोलेगा। ठीक, बालक के मस्तिष्क में यह बातें बैठ जाती हैं, जिसके पास दो पैर हैं, पंख हैं, जो उड़ सकता है, वो सारी चीज़ें कौवा हैं। ये बालक के एक स्कीमा में बैठ गई। ठीक है, इसी को बालक की स्कीमा बोलते हैं। बालक के मस्तिष्क में जो बातें पहले जमा थी, उसी के आधार पर बालक कबूतर को कौवा कहता है, इसे ही स्कीमा कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं अनुकूलन क्या होता है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है, यानी कि जैसा भी परिवेश होगा अपने माइंड को उसी के अनुसार ही डेवलप करेंगे, उसको अनुकूलन बोलेंगे। अब इसकी दो प्रक्रिया होती है, एक आत्मसातकरण होता है यानी एसिमिलेशन। आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना, यानी कि जो हमारे पास पहले से जो स्कीमा है उसमें एक नई यानी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा अनुभवों, धारणाओं और को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना स्कीमा में अनुकूलित करके समझता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो गाय से परिचित है, वह भैंस को देखकर चारों पैरों वाले जानवरों के गायों को स्कीमा में अधिक जानकारी जोड़कर नए अनुभव के अनुकूल होगा। कक्षा में शिक्षक नई अवधारणाओं को परिचय देते हैं तो वे इन अवधारणाओं को पहले से मौजूद ज्ञान में जोड़कर आत्मसातकरण करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही पेडागोजी से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और बहुत ही डीपली क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग कहते हैं पेपर हार्ड लेवल में आ गया है। पेपर ऊपर हार्ड लेवल का कुछ नहीं होता भैया। हमने 14 मिनट का पेपर 30 मिनट का पेपर हमने CDP का 14 मिनट में करके आया है। ठीक है, तो ये हार्ड वार्ड कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों पे डिपेंड करता है आप कितनी डीपली उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने डीपली स्टडी की थी उसी प्रकार डीपली हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमारे अगर मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर दें और इसको सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, थोड़ी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं भाई। अब देख ले, हाँ, पेडागोजी में क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। कक्षा में जब शिक्षक नई अवधारणाओं का परिचय देते हैं। ठीक है, यानी कि अब मान लो बच्चे को आप मेंसुरेशन पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, यानी कि नए चीज़ें के बारे में बताने जा रहे हो। मेंसुरेशन यानी आयत वर्ग वगैरह के बच्चों को पता ही नहीं क्या होता है। ठीक है, तो इन अवधारणाओं के पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़कर आत्मसात करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चे को आप मेंसुरेशन पढ़ाने गए, उसको पता ही नहीं वर्ग क्या है, आयत क्या है, भुजा क्या है, क्या नहीं है, तो उसको कुछ नहीं करते हैं आप सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए। आप एक माचिस की डिबिया उठा दीजिए बच्चे के सामने और बोलिए देखिए आपके सामने बच्चे आयताकार दिख रहा है। बच्चा समझ जाएगा कि इसकी जो लंबाई है आमने सामने की बराबर है और चौड़ाई आमने सामने की बराबर है। लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है। ठीक, एक माचिस की डिबिया से आप बता दें, क्योंकि माचिस की डिबिया वो जानता है पहले से कि माचिस की डिबिया है। ठीक, यही कारण है इन मनोवैज्ञानिकों का हमें अध्ययन करना पड़ रहा है। ठीक, और मनोविज्ञान का अध्ययन करके अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा ले जाएंगे। यही कारण है पेडागोजी सीटेट में अधिक से अधिक पूछे जाने का। ठीक, समायोजन एक एकोमोडेशन क्या होता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी कि जो एक नई स्कीमा होती है उस नई स्कीमा में के साथ में अपने जो परिवेश के साथ तालमेल बिठाते हो और जो नई चीज़ें डेवलप करते हो उसको समायोजन कहते हैं। जब आत्मसात करने की प्रक्रिया कार्य नहीं करती,
क्योंकि नए अनुभव किसी भी मौजूदा स्कीमा में अनुकूलन नहीं होते। अगर मान लीजिए कि स्कीमा है और नया अनुभव बच्चे के पास है ही नहीं, तो नई स्कीमा बना ही नहीं कर, बच्चा समायोजन ही नहीं कर पाएगा। ठीक, तो नए अनुभव के अनुकूल होने के लिए एक नई स्कीमा विकसित करना होगा और उसको तालमेल बिठाने के लिए एक नया स्कीमा आपको डेवलप करना पड़ेगा। बच्चों को एक नया उदाहरण दे करके डेवलप करना पड़ेगा। एक नया स्कीमा बनाने और किसी भी मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करके सोचने और व्यवहार करने की नई विधि को समायोजन करने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक नया स्कीमा बनाने और किसी की मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में संशोधन करके सोचने और व्यवहार करने की नई विधियों को समायोजित करने की इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। उदाहरण बहुत अच्छा लिया है हमने आपके लिए। ठीक है, उदाहरण क्या है, एक चेन्नई में क्लास चलती है, छोटे बच्चे होते हैं। मान लीजिए चेन्नई है, चेन्नई जो हमारा राज्य है। ठीक है, चेन्नई में कुछ बच्चे हैं जिनके बारे में एक टीचर जिनको पढ़ा रहा है, एक टीचर मौसम के बारे में, चारों मौसम के बारे में एक शिक्षक पढ़ा रहा है चेन्नई में बच्चों को। ठीक है, अब चेन्नई में चूँकि ठंडी तो होती नहीं है, तो बच्चे की स्कीमा डेवलप ही नहीं होंगी क्योंकि उसने ठंडी देखी ही नहीं है। ठीक, तो आप चलते हैं, अभी मिलेगा आपको। तो हो सकता है कि उनके पास सर्दियों के मौसम के बारे में स्कीमा ना हो। ठीक है, क्योंकि उन्हें चेन्नई की सर्दी का अनुभव नहीं होता है। ठीक, इसलिए बच्चों को नई जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक नया स्कीमा बनाना होगा। यानी अब ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार उस पुराने उन तीनों मौसमों के साथ में जोड़ करके एक नया ऐसा उदाहरण दे दें जिससे बच्चा एक नया स्कीमा डेवलप कर ले और ठंड और सर्द के बारे में जान जाए। ठीक, अब देखते हैं संगठन क्या होता है। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं में जोड़ने को संगठन कहा जाता है। यानी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, हमारा आत्म समायोजन जो भी होता है, इनका एक पुनर्व्यवस्थित करना, यानी एक स्कीमा बनता है। स्कीमा बनने के बाद में एक नया स्कीमा जब डेवलप होता है तो इनको किस क्रम में रखा जाए। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनको संगठन कहा जाता है। इनको जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है। एक जैसे बच्चे ने जान लिया, एक कौवे को जान लिया और कबूतर को जान लिया। ठीक है, बच्चे ने कबूतर जाना और कौवा जाना। ठीक है, इन दोनों में जो स्कीमा का डेवलप्ड हुआ, जो स्कीमा हमारी डेवलप्ड हुई, इन दोनों के साथ जो मतलब तालमेल बैठाया, कनेक्ट जो किया, इसको संगठन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कुछ फोटोज ली हैं। देखिए बच्चे जो है मिट्टी बना रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे देखिए मिट्टी का वो बना रहे हैं। एक मिनट, हाँ, बच्चे देखिए मिट्टी का खिलौना बना रहे हैं। और हमने बहुत ही देसी पिक्चर ली हुई है यहाँ पे, जिससे आप लोग अच्छे से समझ लें, ये ना बोलें भैया देश में रह के विदेशी चीज़ें ले लिया। ठीक, ये देखिए ये भी सीख रहे हैं। बच्चे कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी सीखेंगे, अपने से सीखेंगे तो बहुत ही बेहतर सीखेंगे। ये देखिए ये विदेशी चीज़ें भी ले ली हमने, विदेशी लड़कों की। बच्चे धूल उठा रहे हैं बाल्टी में। ठीक है, इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं कुछ। ठीक, चलिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, 2-3 बहुत बढ़िया है। ये देखिए कौन नहीं है, कौन है भाई, कौन है। ठीक, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा लक्षण नहीं है। ये नहीं पे तो भाई बहुत ध्यान देना है। वह लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है। वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये भी ठीक है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ठीक है, ये भी ठीक है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, ये भी ठीक। यानी ये जो चीज़ें हैं एक बुद्धिमान बच्चे में तो होती ही हैं, लेकिन वह लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बिल्कुल ऐसी कोई ज़रूरी बात ही नहीं है। यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये सही नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बहुत ही पॉजिटिव लाइन है, हमको लगता ही यही आंसर सही है। देख लेते हैं फिर भी नेक्स्ट को। विद्यालय में आने से पूर्व बच्चों में कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल गलत। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बिल्कुल गलत। बच्चे केवल वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, नहीं, बच्चे खुद से भी सीखते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका। ठीक, चलते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं।
हाँ, जो कि देखिए ये टेट 2017 में सीजी में पूछा गया है पेपर 1 में। आत्मसात्करण और समायोजन के बीच मुख्य यह अंतर है कि आत्मसात्करण और समायोजन के बीच में अंतर पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। आत्मसात्करण मौजूदा स्कीमा का उपयोग है, जबकि समायोजन नए स्कीमा का निर्माण करता है। ये ऑप्शन ठीक है। 1 मिनट। हाँ, आत्मसात्करण क्या होता है? मौजूदा यानी कि जो हमारे पास स्कीमा होती है उसमें पहले से मौजूद होती है आत्मसात्करण में, ठीक। जबकि समायोजन नया। हाँ तो ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। देखना और भी देख लेते हैं। खैर, समायोजन मौजूदा स्कीमा का उपयोग, जबकि अब ये गलत है। समायोजन के बिना आत्मसात्करण नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा भी नहीं है। समायोजन आत्मसात्करण की तुलना में अधिक आसानी से प्राप्त किया जाता है। गलत। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समायोजन और आत्मसात्करण के बीच सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। समायोजन और आत्मसात्करण के बीच जो सामंजस्य का बैठाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, अनुकूलन, संतुलन। ये 2 ऑप्शन दिए हैं हमारे, इनमें से क्या कहा जाता है? या पियाजे के संगठन विकास के सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये भैया DSSB PRT यानी दिल्ली के प्राइमरी के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 2019 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। DSSB PRT दिल्ली के 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। समायोजन आत्मसात्करण के बीच सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 ऑप्शन दिया इन्होंने, ठीक है, इन अनुकूलन और संतुलन। उसी के आधार पे फिर 4 ऑप्शन हमको मिलते हैं। कह रहा है पहला ऑप्शन है केवल एक, यानी कि अनुकूलन। अनुकूलन तो कहते ही हैं उसको, ठीक है। फिर कह रहा है एक और दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों। यही दोनों होता है भैया। अनुकूलन और संतुलन दोनों का समायोजन आत्मसात्करण के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा, और केवल दूसरा गलत। ये गलत, ये गलत, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही, ठीक। ये हम इसके बाद भी अभी कम से कम 2 वीडियोज़ और आएंगी आपकी जीन पियाजे पे। आई होप आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ, और कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप कमेंट कीजिए। और इसका नोट्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, और ठंड से बचें जितना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।